स्टूडेंट, वेलकम टू दी एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। स्वागत है आपका अलीगढ़ की एनएलसीसी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लासेस हैं एनएलसीसी क्लासेस, वो कोर्सेज को जो हम ऑफर करते हैं उसमें पीसीएसजे, किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के लिए, किसी भी स्टेट की प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के लिए और रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कराते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पर जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हमारे एडवोकेट्स, जो कलीग्स हैं, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो लोगों को एक बड़ी परेशानी रहती है कि एआईबीई कैसे हम क्लियर करें। हमसे जुड़िए और हम आपको गारंटी के साथ आपका एआईबीई क्लियर कराएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन फैकल्टी का एक जखीरा है और हम अपनी फैकल्टी के साथ मिलकर आपको एआईबीई के लिए तैयारी कराएंगे, जिससे कि आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी। 100% आप इसमें सक्सेस होंगे और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जुड़े एनएलसीसी से और अपना अनुभव साझा करें। वेलकम बैक। अगर बाई चांस किसी तरीके से अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो आप बिल्कुल बेचिंता रहें, डोंट वरी। आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास आपको इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर का आपको लिंक दे दिया जाएगा और आप इसे इत्मीनान से देख पाएंगे। टॉपिक पे लौट कर आते हैं। जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक ये था कि हमने इसमें बात की कि हम इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने स्टेजेस के बारे में बता दिया था कि स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 है इन्वेस्टिगेशन, स्टेज 2 है आपकी इंक्वायरी एंड स्टेज 3 है आपकी ट्रायल। तो इसमें जो भी चीजें होंगी आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। अब हमें बेसिकली जो हमने स्टेजेस बताई हैं, अब उस स्टेजेस को हमें बीएनएसएस के अंदर पढ़ना है। तो हम बेसिकली हमने जैसा कि हमारा थंबनेल, अगर आपने हमारा थंबनेल देखा हो इस वीडियो का, तो ये वीडियो का थंबनेल था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। तो हम इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कल डन कर चुके थे, आज हमें डेफिनेशंस को कवर कराना है। तो वही हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस की। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की। देखें यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। वहीं पर इसका एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। वहीं पर इसको प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली है वो आपको मिली है 25 दिसंबर 2023। बात करते हैं इस एक्ट के प्रियम्बल की। इस एक्ट की जो प्रियम्बल है वो बेसिकली प्रियम्बल में क्या है, बेसिकली इसके पीछे इस पार्लियामेंट का क्या एक मोटिव था, क्या चाहती थी पार्लियामेंट वो प्रियम्बल में। क्योंकि हम जानते हैं प्रियम्बल क्या होती है। प्रियम्बल आपकी बेसिकली प्रीफेस होता है, किसी भी बुक का प्रीफेस होता है। तो उसमें पता लगेगा हमें क्या इसमें आखिर किया गया है। तो देखिए, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। ऐसे वो तमाम कानून जो किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। ऐसे वो तमाम कानून जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल प्रोसीजर से। देखिए मैंने इसे हाईलाइट किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो ऐसे वो तमाम कानून, ये तमाम कानून, ठीक है, तमाम कानून ये जो देख रहे हैं, लॉ रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड वो तमाम कानून जिनका क्या किया जाना? अमेंड किया जाना, जिनका अमेंड किया जाना, जिनका कंसोलिडेट किया जाना। इस एक्ट के पीछे मंशा क्या है कि हम वो तमाम कानून जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर रिलेटेड है, उन तमाम कानून को हम क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे एक ही किताब में, और हम क्या करेंगे? तमाम कानून को अमेंड करेंगे जैसी जरूरत होगी। अगर हमें जरूरत है उनको कुछ अमेंड करके हम उसमें रखेंगे, या हम उनको कंसोलिडेट कर देंगे। हम उनको कंसोलिडेट कर देंगे, अमेंड करेंगे, और हम उनको एक ही किताब में, एक ही कोड में उनको रख देंगे बना। यानी कि अब कोई हमें अलग से कोई किसी किताब की जरूरत नहीं है। एक जनरल प्रोसीजर कोड हमारे पास है, बीएनएसएस। जैसे कि हमारे पास जनरल पीनल कोड होता है, जैसे कि पहले आईपीसी था, अब चूंकि आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस आ चुका है, तो अब बीएनएस है। तो अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी कानून है, जितने भी कानून, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई भी कानून है तो उसको हम अमेंड करेंगे, और अमेंड करके क्या करेंगे? हम उसको कंसोलिडेट कर देंगे, यानी इकट्ठा कर लें और उसको अमेंड करके इकट्ठा कर दें। मतलब बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसको किसने इनेक्ट कर दिया? पार्लियामेंट ने। इसको पार्लियामेंट ने इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। इसको गणतंत्र के 74वें दिवस, 74वें साल में इसको क्या कर दिया गया? इनेक्ट कर दिया गया पार्लियामेंट के जरिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है, प्रियम्बल से आपको प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि इसकी प्रियम्बल में क्या चीज कही गई है। क्या कहा गया है कि वो तमाम कानून जिनको क्या कर सकते हैं आप? क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कानून,
उस कानून को हम अमेंड करेंगे और कंसोलिडेट कर देंगे। तो दोनों को बात की, कंसोलिडेशन की बात की गई है और अमेंड करने की बात की गई है। ये ध्यान रखना, आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अब हम अगर बात करें इसकी, तो हम इसकी बात करते हैं किस तरीके से इस कानून को दिया गया है। फॉलोज, देखिए चैप्टर 1 मैंने पहली क्लास में आपको बताया, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने बताया 39 और टोटल सेक्शन कितने हैं? 531। तो टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 39, उनमें पहला चैप्टर है आपका प्रीलिमिनरी। पहला चैप्टर है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी। तो ठीक है, प्रीलिमिनरी में क्या है देखते हैं, इसमें कितने सेक्शंस हैं वो सब बात करेंगे। तो हम इसमें पहला सेक्शन देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन, पहला सेक्शन। जिन लोगों का कल का लेक्चर छूट गया है, जिन लोगों को लेक्चर नहीं मिला है, तो उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आज क्लास में जुड़े हैं उनकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सचेंज एंड कमेंसमेंट। पहला इसका सेक्शन क्या कहता है, इसका नाम क्या होगा, यानी कि शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इस एक्ट का नाम क्या होगा, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका एक्सचेंज क्या होगा। एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कमेंसमेंट की बात करेंगे। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत कब से होगी, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, इस एक्ट का इन्फोर्समेंट कब से होगा। बेसिकली समझेंगे हम ये एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है, जमीनी क्षेत्राधिकार, जमीन के, भारत के भूमि के कौन कौन से हिस्से पर ये एक्ट लागू करेगा। शॉर्ट टाइटल हमें पता है, इसका नाम कोई पता ही नहीं है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, हमें मालूम है पहले से, हमने बता दिया। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका नाम तो हमें पता लग गया, इतनी वैसी चीज नहीं है। अगर हम इसमें बात करें एक्सटेंशन की, इसके एक्सटेंज क्या होगा इसका, इसके एक्सटेंशन की बात करूं तो एक्सटेंशन क्या है इसका, तो हमने बताया इसके एक्सटेंशन के बारे में आपको कि इसका जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन क्या होगा, इसका जमीनी क्षेत्राधिकार क्या होगा, कि भारत की जो जमीन है, जो भूमि है, उस भारत की भूमि पे इसका एप्लीकेशन कहां कहां होगा, किस किस जगह ये लागू करेगा। जैसे क्या उत्तर प्रदेश में लागू होगा, यस लागू होगा। फुली लागू होगा, यस फुली 100% लागू होगा। क्या अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा, नाउ इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी जम्मू कश्मीर में होगी, यस। आफ्टर दी जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये भारत के एक पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया 2019 में, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। उसके हिसाब से वहां से जो हमारे तमाम कानून थे जिनको जम्मू कश्मीर के अलावा लागू होगा ये लिखा जाता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी समान रूप से जैसे कि और भारत के हिस्सों पे लागू होते हैं कानून, वो सारे के सारे लागू हैं, अनलेस अंटिल किसी एक्ट में स्पेशली लिख न दिया गया हो। तो नहीं लिखा गया तो इसका मतलब लागू होगा। वैसे ही क्या और जगह भी लागू होगा, इसका एक्सेप्शन है, इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखिए दिखा देता हूं उसका एक्सेप्शन भी आपको। हमने बताया इसका जो जमीनी क्षेत्राधिकार है, इसका नाम हमने बता दिया आपको, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। पहले सवाल का जवाब, इसका शॉर्ट टाइटल होगा, इसका एक्सटेंड क्या होगा, इसका एक्सटेंशन देखो क्या करें, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिव, क्या कह रहे हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 देयर ऑफ जैसा कि शैल नॉट अप्लाई। ये कह रहे हैं देखो इसके मामले में और इसके मामले में, चैप्टर 9, 11 एंड 12 टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टू द ट्राइबल एरियाज। दो जगहों पर दो जमीन के वो हिस्से भारत के जिन पर इस संहिता के, इस कानून के चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन कौन से, चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ये एक्ट पे इसमें लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन एट any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as case may be within such supplement incidental or consequential modification as may be prescribed। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत के तमाम हिस्सों पर, तमाम भाग पर, भूभाग पर ये BNSS तमाम समान रूप से लागू हुआ। लेकिन इन केस ऑफ नागालैंड, इन केस ऑफ ट्राइबल एरिया, इनमें ये तीन एक्ट, ये तीन 9, 11 एंड 12 ये एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्या करें, एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहे हैं ट्राइबल एरियाज होंगे कौन से, यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, आपको याद रखिएगा चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12। इन तमाम एरियाज में
ये ट्राइबल एरियाज होंगे कौन से? तो इनको बताइए ट्राइबल एरियाज जो होंगे ना वो कहां के होंगे? वो होंगे आसाम के। आसाम के कहां पे बताया गया? एज रेफर टू द पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग। यानी कि वो तमाम जगहें जो कहां म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग और आपका एरिया ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, ट्राइबल एरिया ऑफ असम और म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग, ये जो ऐसे ट्राइबल एरिया होंगे यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज पढ़ी शॉर्ट टाइटल क्या होगा इसका, हमने बताया शॉर्ट टाइटल इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और दूसरी चीज हमने क्या बताई इसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो हमने एक्सटेंशन बताया। इसमें दो एक्सेप्शन है आपके, असम के ट्राइबल एरिया और शिलांग म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग का टाइप लोकल लिमिट्स ऑफ, ये सब चीजें होंगी। अब बात करते हैं आपकी तीसरे प्रोविजन की। तीसरा प्रोविजन क्या है इसका? तीसरा क्लॉज, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट may be notification on in the official gazette। क्या कहते हैं कि ऑफिशियल गजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगी उस डेट से ये बीएनएसएस एप्लीकेबल हो जाएगा, उस डेट से इसकी प्रवर्तन शुरू हो जाएगा। किस डेट से लागू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजेट क्या है? तो ऑफिशियल गजेट देखने की जरूरत नहीं है, मैं यही बता देता हूं आपको। इन्होंने किस डेट से एप्लीकेबल किया है? 1 जुलाई 2024। इस डेट से इसकी इन्फोर्समेंट शुरू होती है, इस डेट से 1 जुलाई ऑफ 2024 से इसकी क्या होती है? इन्फोर्समेंट डेट शुरू होती है। यहां तक बात समझ में आई? हमने इसकी प्रियम्बल पढ़ी। प्रियम्बल में क्या है? प्रियम्बल में दो बात कहता है कि लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर क्या करेंगे उनके साथ, उनको कंसोलिडेट करेंगे और उनको अमेंड करेंगे। इस एक्ट में क्या किया है हमने? तमाम वो कानून जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, तमाम वो कानून जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, जो आपराधिक प्रक्रिया से रिलेटेड है, जिनसे आपराधिक प्रक्रिया वजूद में है, उन तमाम कानूनों को हम कंसोलिडेट करेंगे अमेंडमेंट के साथ। अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो उनको अमेंड करके हम उसको कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसका सेक्शन 1 पढ़ा। सेक्शन 1 में हम तीन चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी? इसका नाम क्या होगा? क्लॉज 1। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? क्लॉज 2। एक्सटेंशन में क्या वो तीन जगह छोड़ देना, तीन जगह कौन कौन सी? पहले में दो बताएंगे वो तो, हाँ, स्टेट ऑफ नागालैंड और दूसरा आसाम के ट्राइबल एरियाज, आसाम के, और म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग, उसका जो लोकल एरिया है म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग का वो। ठीक है, वो कहां बताया गया है? वो तो आप बता रहे हैं, उसमें बताया गया है। कहां बताया गया है? इसका 20 पैराग्राफ ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 6th शेड्यूल है, जो छठी अनुसूची है, उस छठी अनुसूची का जब पैराग्राफ नंबर आप क्या पढ़ेंगे? उसका 20 पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 20, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आसाम के जो ट्राइबल एरियाज है वो एरिया जिन पर ये आपका बीएनएसएस का कुछ भाग एप्लीकेबल होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये यहां तक बात समझ में आई आपको अच्छे से? तीसरी चीज में क्या थी कि ये कब से इन्फोर्समेंट होगी ये संहिता? तो इसमें कहा गया है सेक्शन में कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट गजेट में नोटिफाई कर देगी तब से होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से गजेट में नोटिफाई कर दे तब से होगी। तो गजेट में नोटिफिकेशन की डेट जो थी वो थी 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। तो हमने सारी चीजें इसमें पढ़ ली। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी पढ़ ली हमने, इसकी एनैक्टमेंट डेट भी पढ़ ली हमने, इसमें असेंट की डेट भी हमने पढ़ ली। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 39। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 531। वो सब हमने शेड्यूल कितने हैं? इसमें 2 शेड्यूल। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब जो हम मेन चीज पढ़ेंगे वो इसका डेफिनेशन क्लॉज पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन लगभग दे दिया आपको। अब हम इसका डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो थंबनेल था इस वीडियो का, इसका जो टाइटल है वो यही है, टाइटल के इंट्रोडक्शन और आपका डेफिनेशन पढ़ाए जाएंगे। मैं इसको आपको डिस्क्राइब करता हूं 1 by 1। तो देखिए सेक्शन 1 क्या कह रहा है? इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। इसको मैं अलग से एक स्लाइड पे आपको समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हम उस पर लौट के आएंगे। तो डेफिनेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। डेफिनेशंस का जो मामला है वो कैसी है? दो तरह की होती है। डेफिनेशंस दो तरह की होती हैं। पहली डेफिनेशन कैसी होती है? एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है? दूसरी होती है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इनको हम बोलते हैं रबर बैंड, जस्ट लाइक अ रबर बैंड।
और इसको हम बोलते हैं आयरन जैकेट, सॉरी आयरन जैकेट क्यों बोलते हैं ऐसा समझ लें। हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इससे पहले भी हम एक चीज जान सकते हैं, यहाँ पर एक चीज हम समझेंगे यहाँ पर कि किसी भी एक्ट में किसी शब्द को या किसी वर्ड को डिफाइन करने की आखिर जरूरत क्या है। किसी वैसे बहुत सारे वर्ड है, कुछ शब्दों को डिफाइन किया था, कुछ को नहीं। जैसे अब से पहले जो सीआरपीसी हुआ करती थी, जो हमारे पास सीआरपीसी थी, जो 1973 की सीआरपीसी हुआ करती थी, पुरानी वाली, जिसको रिप्लेस करके बीएनएसएस आया है, उसमें बेल डिफाइन नहीं था, ना बॉन्ड डिफाइन था, ना बेल बॉन्ड डिफाइन था। लेकिन बीएनएसएस में देखेंगे आप, बेल भी डिफाइन है, बेल बॉन्ड भी डिफाइन है, बॉन्ड भी डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है यहाँ पे। तो हम जब देखेंगे इसको, तो ये कुछ शब्दों को तो डिफाइन करती है, कुछ शब्दों को नहीं डिफाइन करती है। आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है, किसी भी चीज को एक्स वाई जेड, तो हम क्या चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन के जरिए एक हम स्पेसिफिक मतलब चाहिए होता है। उसका क्या चाहिए होता है? स्पेसिफिक मतलब चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? एक स्पेसिफिक मतलब चाहिए होता है। जैसे मैं आपको यही समझा देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी समझा देता हूं, क्या समझाना है मुझे। देखिए आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, अभी पढ़ेंगे हम 1 बाय 1, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूं, उस पर कुछ मुझे समझाना है आपको। इसके पास अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जी चलिए देखते हैं फिर इसमें। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ क्या होता है। क्योंकि कुछ ऐसी डेफिनेशन हैं यहाँ पर, तो उन डेफिनेशन को भी करेंगे डिस्कस, वो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है। तो हम उसको बताना चाह रहे थे, यहाँ पर जो मेन चीज थी वो देखेंगे। ये चीज यहाँ पर जो मेन चीज थी क्या थी, वो देखेंगे। डेफिनेशन मैंने बताया, कुछ शब्दों को डिफाइन किया जाता है किसी एक्ट में, कुछ शब्दों को डिफाइन नहीं किया जाता है। न करने की अपनी एक वजह है और डिफाइन करने की अपनी एक वजह है। पार्लियामेंट चाहती है, कोई एक शब्द है, मिसाल के तौर पर उसने पेन को डिफाइन किया है, मान लेते हैं हम, किसको डिफाइन किया? पेन को डिफाइन कर रहा है। उन्होंने कहा पेन क्या होता है, ठीक है ना भाई। हम जानते हैं, अगर हम इससे जनरल पार्लेंस में लें, एक ऑर्डिनरी सेंस में अगर लें हम इस पेन को, तो हम क्या कहते हैं? पेन में शामिल है ये चीज, है ना। तो ये तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन होगा? इंक्लूसिव। देखो इंक्लूसिव, तो पेन में शामिल है, पेन इंक्लूड्स, जहां कहीं इंक्लूड्स लगा होगा, इंक्लूड्स, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी, यानी कि वो उसका दायरा बड़ा है। हमने इसीलिए इसे लिखा रबर बैंड, रबर बैंड उसका दायरा बड़ा होगा क्योंकि उसमें शामिल है। उन्होंने कहा पेन जो है वो है, जो पेन है जो आप समझ रहे हैं वो है, लेकिन उसमें ये चीजें और शामिल होंगी। जैसे प्लेस, प्लेस में शामिल है क्या? एनी वेसल, एनी शिप, ठीक है। एंड ड्वेलिंग हाउस हम जो पढ़ते थे ना, ड्वेलिंग हाउस में क्या क्या होगा? ड्वेलिंग का मतलब होता है रिहायशी, तो उसमें क्या? एनी शिप, टेंट वगैरह वगैरह। तो हम जानते हैं रहने की जगह तो क्या होती है? परमानेंट अगर जगह तो घर होता है ना, तो उसमें शिप भी शामिल है, वेसल भी शामिल है, वैसे समझते हैं टेंट वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सॉरी, बेसिल में आपका शिप वगैरह आता है, और टेंट है आपका, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जो वहां पर रह रहे हैं आप, तो वहां पर क्या इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दूसरी चीज क्या होती है आपकी? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ये पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे पार्लियामेंट कह रही है, मिसाल की तरफ पेन को डिफाइन किया उन्होंने और कहा पेन मींस दिस पेन, पेन मींस दिस पेन। यानी कि अगर पेन का मतलब, अगर इस मान किसी एक्ट में, मान बीएनएसएस में पेन को डिफाइन किया पार्लियामेंट ने, सिर्फ पेन को, तो पार्लियामेंट ने कहा कि पेन के मतलब ये काला पेन होगा बस, इसके अलावा कोई और पेन नहीं होगा। तो मतलब ये है कि जब जब पेन की बात होगी तो इस वाले पेन की बात होगी, इसके अलावा और किसी पेन की बात नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? यानी कुछ डेफिनेशंस हमारे पास जो डिफाइन की जाती हैं, वो इसलिए डिफाइन की जाती हैं चीजें, क्योंकि पार्लियामेंट उनका
एक मतलब स्पेसिफिक लेना चाहती है जिस मतलब से एक्ट के पर्पस को सेटिस्फाई करना होता है, एक्ट के पर्पस को सेटिस्फाई करना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना होता है कि भाई हम इस पर्पस से इस ऑब्जेक्ट के साथ इसका मतलब ये ले रहे हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपने पुरानी आईपीसी जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पर रुपया डिफाइन है, रुपीज, इंडियन रुपीज, उसमें क्या क्या शामिल है आपको शायद पता होगा, कौड़ियां भी शामिल है, फरकावादी रुपया शामिल है, जबकि आज उसका कोई वजूद नहीं था, ठीक है। तो वो डेफिनेशन है जो डिफाइन किया गई चीजें वो माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप जनरल सेंस कुछ भी हो सकता है आसपास, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्ट में डिफाइन की हुई है उनको मानना है। लेकिन कोई चीज अगर एक्ट में डिफाइन नहीं है, कोई चीज अगर एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक जनरल पार्लेंस में लेंगे, एक जनरल ऑर्डिनरी सेंस में लेंगे। तो मालूम हुआ कि जिन चीजों को एक्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है, उन चीजों का पार्लियामेंट एक स्पेसिफिक मतलब लेना चाहती है। उसका मतलब स्पेसिफिक क्यों लेना चाहती है, उसके जरिए पार्लियामेंट उस एक्ट की इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, जो उसकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहती है। और कुछ चीजें अगर डिफाइन नहीं की पार्लियामेंट ने, तो उनको जनरल सेंस में लीजिए, उनको जनरल सेंस में लीजिए बस। जैसे मुझे मान लीजिए मिसाल के तौर पर चेयर को डिफाइन करना है, ठीक है, तो चेयर में शामिल है बेंच भी, टेबल भी। तो अगर ये डिफाइन कर दिया गया कि चेयर में टेबल भी बेंच भी होता है, तो इसको माना जाएगा हाँ भाई ये दो चीजें और इसमें शामिल है। अगर चेयर को डिफाइन ना किया गया होता तो आपको चेयर से मतलब क्या समझते, चेयर बस, बेंच थोड़ी चेयर होती है। लेकिन कहीं डिफाइन कर दिया गया कि चेयर में शामिल है बेंच भी और टेबल भी, तो दोनों चीजों को और शामिल कर दिया। तो दोनों चीजों को शामिल करने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट इसको वाइडर सेंस में लेना चाहती है, वाइडर सेंस में। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन पार्लियामेंट ने अगर कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाई है तो उसका वाइडर सेंस होगा, वाइड, उसका दायरा बड़ा हो जाएगा। और अगर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है तो उसका दायरा क्या हो जाएगा, नैरोअर या नैरोअर होगा, इसका नैरोअर, ठीक है। एक का छोटा दायरा है, बड़ा दायरा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूं डिफिनेशंस की, और डिफिनेशंस क्यों दी जाती है किसी भी एक्ट में, उस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हम उसका कुछ स्पेसिफिक मतलब चाहते हैं। हम उसका क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक मतलब चाहते हैं। और वो चाहते हुए क्योंकि उस एक्ट की इच्छाओं को, उस एक्ट के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को अचीव करना है इन डेफिनेशंस के जरिए, ठीक है ना। तो करिए इसके अंतर्गत। और यहां पर डेफिनेशन दो तरह की हो सकती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का वाइडर सेंस होता है, जैसे मैंने बताया चेयर को डिफाइन कर दिया, मान लीजिए इस एक्ट में चेयर को डिफाइन किया, तो चेयर मींस या चेयर इंक्लूसिव टेबल, बेंच और वगैरह वगैरह, उसमें और भी बेड शेड जो भी, तो ये माना जाएगा इंक्लूसिवली डिफाइन किया गया इसको, उसको वाइडर सेंस दिया। जबकि जनरली हम जानते हैं बेंच चेयर नहीं होती है, लेकिन चूंकि डिफाइन कर दिया गया है, बेंच को चेयर भी बताया गया है, तो उसमें क्या होगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन। कहीं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है, उन्होंने कहा ये पेन को डिफाइन किया, पेन मतलब ये, पेन मींस दिस पेन, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, यानी सिर्फ और सिर्फ इसी पेन की बात की जाएगी, इसके अलावा कोई पेन की बात नहीं की जाएगी। इज दैट क्लियर? और इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या होती है, क्योंकि हम चाहते हैं उस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक स्पेसिफिक शब्द की डेफिनेशन चाहिए, हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन हम उसको पूरा करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब अपनी डेफिनेशंस पे आते हैं हम लोग। देखें, इसमें पहली डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, देखें, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पहली डेफिनेशन आपकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी, इंक्लूड देखें ये वर्ड इंक्लूड, ये जो वर्ड है इंक्लूड, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इंक्लूड, ये देख रहे हैं ना आप, इंक्लूड शब्द जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इससे मालूम होता है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये आयरन जैकेट वाली बात नहीं कर रहा, मीन्स वाले बात कर रहा, नहीं भाई इसका मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब सिर्फ यही होगा, ऐसा नहीं। इंक्लूड, शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी, क्या करते हैं, इंक्लूड है, अगर इनका किसी भी एक का यूज करते हैं, किसी चीज का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस का मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा वगैरह, ये सब हो सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज की जाने वाली कोई भी डिवाइस जिससे क्या किया जा सकता हो, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जा सकता हो। ये देखिए मैंने इसको और ज्यादा हाईलाइट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के पर्पस के लिए किसी भी डिवाइस को, जो कैसी डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें शामिल होगी वो, किसमें, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में। ये डिफाइन किया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक को। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी चीज का इस्तेमाल किया गया, किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, कि देखिए पर्पस क्या है इसका, पर्पस है आपका
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पर्पस क्या है इसका? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये कोई डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस से मतलब समझते हैं? जुड़ने वाली, ऑनलाइन माध्यम से कोई चीज जुड़ने वाली। देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच। क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन के लिए रिकॉर्डिंग करना, जब पुलिस करती है ना आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज को पहचानना, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। सर्च, कहीं सर्च चल रही है तो उसको सर्च को करेंगे। कहीं सीजर चल रहा है तो सीजर को, जैसे सीज करते हैं ना कोई चीज, उसकी रिकॉर्डिंग करिए। एविडेंस, एविडेंस लेने में सीजर और एविडेंस। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट करना किसी की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए। एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मींस एज द स्टेट गवर्नमेंट। और कोई तरीका हो सकता है, कोई और पर्पस हो सकता है जिसके जरिए ऑडियो वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं वो एडमिसिबल होगी, वो इसके अंदर आएगी। बात समझिए, ये जो डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसका मतलब है क्या? ये मींस का मतलब यहाँ पे क्या है? मींस का मतलब है तरीका, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है ये, ठीक है? इसके तरीके की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकती है, कैमरा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इंटरनेट वगैरह वगैरह ये हो सकती है। पर्पसेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या कहा, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जब आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन परेड, किसी इंसान को पहचानना कि भाई यही था, पहचान करा रहे हैं, यही था बताइए, उसकी रिकॉर्डिंग करना, ठीक है? किसी के मकान में सर्च हो रही है, सर्च वारंट लेकर आया, पुलिस वाला सर्च कर रहा है, उसकी वीडियो बनाई आप। उसके अलावा उसी के चीज को कोई सीज कर रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए आप। और उसके एविडेंस को कलेक्ट करने की बात की गई है, एविडेंस कलेक्शन की। जैसे कहीं गए आप, एविडेंस ऐसा होता है ना, पुलिस वाले प्लांट कर दिए, पहले क्या होता था, मिला कुछ नहीं, दिखा दिया, उस पर तमंचा पकड़ा गया है, तो ये सब नहीं चलेगा, अब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है? इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच, आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन किया जाएगा, उसको कहीं भेजना या इधर उधर लेना, वो सब चीजें बनी। Other purposes and by such other means as the state government may be by rules provided। फिर और कोई तरीका हो सकता है जिससे स्टेट गवर्नमेंट बताए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने बता दिया, ये तरीके से करेंगे आप, सीज करेंगे, सर्च करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे उसका, ये सब चीजें क्या होंगी? ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मींस में आएंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस में आएंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस में। ये डेफिनेशन कहां पर है हमारी? सेक्शन 2 के क्लॉज ए में। बात नहीं समझ में आई? अब आप क्या करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए क्या करेंगे? कोई कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो कहां पर करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें करते हैं आप, सर्च में करते हैं, सीजर में करते हैं। कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहा है कोई पुलिस वाला अपने इन्वेस्टिगेशन की पावर में, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मींस द स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाय रूल प्रोवाइडेड। स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है और बना सकती है, बनाइए, उसके जरिए कुछ और ऐड ऑन कर सकती है उसमें, लेकिन ये हमने बता दिया, ये पार्लियामेंट करी, हमने बता दिया, इसमें कुछ और ऐड ऑन करके कुछ और चीजें जोड़ना घटाना चाह सकते हो तो घटाइए बढ़ाइए। कौन घटाइए बढ़ाइए? ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये करेगी स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं मुंह उठाया नहीं कर देंगे, रूल्स बनाइए, पहले रूल्स बनाकर करेंगे, ठीक है? यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब क्या है? कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका पर्पस क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए इसका पर्पस क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है? ये यूज कहां कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस? देखिए, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देखिए, ठीक है? सर्च में, सीजर में, एविडेंस के कलेक्शन में, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मींस। कोई और पर्पस हो सकता है या कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। कैसे बताएंगे? रूल बना के बताओ। ऐसा नहीं कि आपके घर की खेती नहीं है कि मन करा बता दिया, नहीं बता तो नहीं बताएंगे। पार्लियामेंट ने एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है पार्लियामेंट ने कि ये लाइन है आपकी भाई, इसके बाहर नहीं जाएंगे आप। लेकिन फिर भी अगर इसके बाहर जाना है तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसमें रूल बनाएगी, रूल बनाकर ही आप इसमें कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कि हमें कोई और तरीका करना है और किसी और तरीके के लिए इस्तेमाल करना है तो करिए आप,
जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनी पहले। इसके अलावा ये डेफिनेशन आपकी पूरी हो चुकी है। हम बात करते हैं इसमें इसके कंसर्निंग जो सेक्शंस हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं कि आपको ये देखने को कहां कहां मिलेंगे। देखिए कहां कहां मिलेंगे देखने के लिए आपको पहला जो आपको जो देखने को मिलेगा आपको 308 मिलेगा। इसके साथ आपको क्या क्या पढ़ना है 308 सेक्शन 308 इसी का 308 है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा 54 105 105। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको 180 183 180 183। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा आपको इसमें 251 251 और 2392 सॉरी, ये आपको मिलेंगे। इतने सारे सेक्शंस आपको ये जो बता रहे हैं ना ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इन सारे सेक्शंस में आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये आप जो देखेंगे ना इनको देखेंगे आप, ये सारे सेक्शंस, ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे सेक्शंस आपको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये वाले जो मैंने कर रखी है ना, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं भी, मैंने देखो अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाले जो सेक्शंस हैं ये वाले, ये सारे सेक्शंस आपको कहां मिलेंगे आगे जो ये सेक्शन, ये जो भी चीजें हैं इसमें मिलेंगी सारी चीजें आपको, इसी में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये वाले सेक्शन इसकी डेफिनेशन में देखने को मिलेगा आपको, ये इसका यूज कैसे होगा उन सेक्शन में बताने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेल। इससे पहले सीआरपीसी में बेल को डिफाइन नहीं किया गया था, इससे पहले सीआरपीसी को बेल को डिफाइन नहीं किया गया था सीआरपीसी में। लेकिन अब जो हमारे पास नई संहिता है, नई किताब है, नए कानून है BNSS, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बेल को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या किया गया है बेल को डिफाइन किया गया है। देखिए सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के बी में बताया गया है। जब आप देखेंगे सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, ये बी में क्लॉज में बताया गया। इसको थोड़ा समझ के पढ़ेंगे बेल होता क्या है। बेसिकली बेल जो होता है रिलीजिंग ऑर्डर होता है। बेसिकली बेल क्या होता है रिलीजिंग ऑर्डर होता है बाय द मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन द केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। बट इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस देन बेल shall be granted by the only court। अब और इसमें क्या होता है इसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको रिलीज करेगा। लेकिन बेलेबल के मामले में क्या होता है पुलिस ऑफिसर और आपका कोर्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं आपको बेल दे सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन इंपोज की जा सकती हैं आपको। तो हमें मालूम है कि बेल क्या है बेसिकली एक रिलीजिंग आदेश है, एक रिलीजिंग ऑर्डर है, वो आपको रिलीज कराते हैं। कहां से रिलीज कराते हैं लॉफुल कस्टडी से, लॉफुल कस्टडी से। तो चलिए देखते हैं क्या लेंगे। बेल मीन्स मैंने बताया था ये मीन्स लगा हुआ है, तो ये डेफिनेशन कैसी हो गई आयरन जैकेट। डेफिनेशन कैसी हो आयरन जैकेट। बेल का मतलब यहां जो बता रहे हैं सिर्फ वही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ और मत निकाल लेना दिमाग में अपने, इंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ जो बता रहे वही होगा। क्या है बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन, रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड। ये दोनों चीजें बहुत समझने वाली हैं, इसको आप बहुत अच्छे समझेंगे। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, ठीक है, इसको सही से समझेंगे। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond, person of a bond or a bail bond। अब इसको समझ लेंगे। देखो दो चीजें यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। हम अमूमन क्या गलती करते हैं, हम समझते हैं कि एक्यूज्ड आदमी को बेल दी जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सस्पेक्टेड को भी कभी कभी उठाया जाता है तो उसको भी तो बेल मिलती है। भाई आपको शक में उठा लिया पुलिस ने, आपका भी तो राइट बेल लेने का है या नहीं, आपका राइट है। तो इसमें क्या रहेगा आपको
क्या रहेगा आपको, या तो आप सस्पेक्टेड है, ठीक है, या फिर आप क्या है एक्यूज है, ठीक है, एक्यूज पर्सन या आप सस्पेक्टेड है किस चीज में, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस में कोई ऑफेंस या तो एक्चुअल में आपने किया है या फिर आप पर सिर्फ और सिर्फ लांछन लगा दिया गया है कि आपने वो अपराध किया है। सस्पेक्टेड है आप, संदेहास्पद है, जिस पर संदेह होता है, आप पे सिर्फ संदेह है, संदेह मात्र है, और आपने वाकई एक्चुअल में किया है नहीं किया है डोंट वरी, हमें नहीं पता, लेकिन एक में आपने ऑफेंस किया है, तो आप एक्यूज है या फिर आप सस्पेक्टेड है। इस चीज में सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई अपराध के करने में, फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, और आपने रिलीज कहां से किया है, लॉफुल कस्टडी में, अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में छोड़ा जाए, आपको छोड़ा जाएगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, आपको ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, आपको कुछ कंडीशंस है उनको इंपोज किया जाएगा, देन आफ्टर आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। बेल मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, आप किसी अपराध में संदेहास्पद है या आपने कोई अपराध किया है, उस मामले में आपको छोड़ा जा सकता है फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, विधि पूर्वक या विधि पूर्वक कस्टडी से, विधि पूर्वक हिरासत से आपको छोड़ा जा सकता है अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ एक शर्तों के हिसाब से, कुछ सर्टेन शर्तें लगाई जाती हैं, इंपोज्ड कौन लगा रहा है, बाय एन ऑफिसर, बाय एन ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब यह क्या है, पुलिस, यह क्या मतलब है, पुलिस, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया पुलिस क्या करती है, पुलिस बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में हम आगे पढ़ेंगे, बेल से रिलेटेड प्रोविजन सब आपको समझ में आएगा। ये ऑफिसर का मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, ये क्या मतलब है इसका, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस, इन केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस के मामले में कोई पुलिस ऑफिसर या फिर आपको कोर्ट बेल दे सकता है, बिकॉज बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, एक्यूज या सस्पेक्टेड पर्सन का क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट, एक्यूज और सस्पेक्टेड पर्सन क्या कर सकते हैं, बेल मांग सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, और शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द कोर्ट ऑफिसर, ठीक है ना, या तो ऑफिसर से बेल मांगी गई हो या फिर आपके कोर्ट से बेल मांगी गई हो, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो दोनों ही अपना बेल देने का राइट सकते हैं, दोनों ही बेल दे सकते हैं आपको, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, और जैसे ही आपको बेल दे दी जाएगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा, कहां से छोड़ा जाएगा, लॉफुल कस्टडी से आपको छोड़ दिया जाएगा, ये लॉफुल कस्टडी से आपको छोड़ दिया जाएगा, ये कस्टडी ऑफ लॉ से छोड़ दिया जाएगा। ये कस्टडी ऑफ लॉ क्या होगा, भाई छोड़ेंगे कैसे आपको, या तो आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देंगे, देखो ये बॉन्ड पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ेंगे आपको, या फिर बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे आप, या तो पर्सनल बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे। पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड में फर्क क्या होता है अभी बताएंगे, बात समझिए, कोई शख्स है जिस पर वाकई अपराध करने का आरोप लगाया गया या उसने वाकई कोई अपराध किया है, उसको आप विधि पूर्वक हिरासत से छुड़ा सकते हैं, लेकिन कैसे, बेल मांगकर, अगर आपको बेल मांगी है आपने, आप बेल देंगे, बेल कौन देंगे, क्योंकि आपका बेलेबल ऑफेंस है, बेल देने का काम है पुलिस ऑफिसर का इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, या फिर आपको बेल दे सकती है कोर्ट, बात समझिए, आप सस्पेक्टेड, ये दोनों चीजें ध्यान रखना बहुत अच्छे से एकदम, या तो आप एक्यूज है, ऐसा नहीं कि सस्पेक्टेड है तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सस्पिशन के आधार पर भी उठा लिया जाता है, आप एक्यूज है तो आप बेल मांगिए एज अ मैटर ऑफ राइट इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में आप बेल मांगिए, या तो इनसे मांगिए ऑफिसर से या फिर कोर्ट से मांगिए, या तो इनसे मांगिए इनसे मांगिए, और कैसे मांगिए, एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, वो व्यक्ति या तो अपना पर्सनल बॉन्ड देगा, और अगर पर्सनल बॉन्ड नहीं देता है तो वो अपना क्या देगा, बेल बॉन्ड देगा, बेल बॉन्ड का मतलब किसी और से अपनी जमानत दिलाएगा, ठीक है, और कुछ शर्तें इसमें वो ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है, कुछ शर्तें वो ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है, ठीक है ना। अब एक बार इसको मैं अच्छे से रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी चीज, देखिए क्या है समझाता हूं मैं आपको, ठीक, देखिए बेल की, बेल मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति को रिलीज करना है, बेल का काम,
कौन है वो आदमी? वो एक्यूज है या सस्पेक्टेड है? किस चीज का? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक अपराध के करने का। फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज करना है। रिलीज कहां से करना है? कस्टडी ऑफ लॉ से। कौन करेगा? ये ऑफिसर करेंगे या ये कोर्ट करेगा? बेल का मामला क्या? बेल का मतलब है रिलीज करना। कहां से रिलीज करना? कस्टडी ऑफ लॉ से। कौन करेगा? या तो ऑफिसर करेंगे या कोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? कोई एक्यूज है, कोई एक्यूज है, इसको, इस एक्यूज को या फिर इस सस्पेक्टेड को, ठीक है, इनको करेंगे। कहां से करेंगे? लॉफुल कस्टडी से। कौन करेंगे? ऑफिसर या फिर कोर्ट। कैसे करेंगे भाई? सच पर्सन ऐसा व्यक्ति करेगा, बॉन्ड देगा या बेल बॉन्ड देगा, छोड़ दिए जाएंगे। कैसे कैसे छोड़ देंगे? नहीं, कुछ कंडीशंस हो सकती है जिनको इंपोज करेगी वो ऑफिसर या कोर्ट इंपोज करेगी। सिंपल भाषा में उसकी हिंदी में अगर मैं बात करूं या इंग्लिश में बात करूं तो कुछ हिंदी मीडियम के छात्र भी उनको हिंदी में समझाता हूं। बेल एक रिहाई आदेश है जिसमें ऑफिसर या न्यायालय किसी अभियुक्त या किसी संदेहास्पद व्यक्ति को रिहा कर सकता है विधिपूर्वक हिरासत से। वो हिरासत से रिहाई का आदेश या तो उसके खुद के वैयक्तिक बंध पत्र पे हो सकता है या उसके बेल बंध पत्र पे हो सकता है, जमानत बंध पत्र पे हो सकता है, जिसके लिए ऐसा ऑफिसर या ऐसा न्यायालय कुछ शर्तें लगा सकता है। तो मालूम ये हुआ कि बेल का मतलब है रिहाई आदेश। रिहाई आदेश कहां से? कस्टडी ऑफ लॉ से। कौन देगा? या ऑफिसर दे सकता है या फिर ये कोर्ट दे सकता है। कैसे देंगे और क्यों देंगे? अरे बता तो नहीं। बॉन्ड दीजिए आप, बॉन्ड नहीं देंगे तो अपना बेल बॉन्ड दीजिए। ये तय कौन करेगा? बेल बॉन्ड दिया जाएगा, बेल बॉन्ड दिया जाएगा, ये कोर्ट तय करेगा या वो ऑफिसर तय करेगा? वो बताएगा बेल बॉन्ड दीजिए या फिर बेल बॉन्ड दीजिए। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि साहब यहां पर बेलेबल ऑफेंस क्या होंगे। बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं देख लेते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, बेलेबल ऑफेंस पढ़ लेंगे अभी। इसमें दो शब्द इस्तेमाल हुए, कौन कौन से बता देता हूं। एक बॉन्ड, एक बेल बॉन्ड, ठीक है ना? बॉन्ड और बेल। देखो मैं आपको बता दूं, जो सीआरपीसी थी हमारी 1973 की, इसमें ये तीनों चीजें डिफाइन नहीं थी। ये तीनों चीजें डिफाइन नहीं थी। अब चूंकि नई बीएनएसएस आई है, बहुत हद तक इसमें क्लियर चीजें बता दी गई हैं। उन्हीं में से एक चीज ये है कि आपको क्या बता दिया गया है? बेल को भी डिफाइन किया गया है। अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं, बीएनएसएस की बीएनएसएस में ये तीनों चीजें डिफाइन है, ये भी और ये भी डिफाइन है। लेकिन बात करूं सीआरपीसी की, तो ना तो ये डिफाइन था सीआरपीसी में, ये डिफाइन था ना ये। तो हमने बेल पढ़ लिया। बेल क्या है? बेसिकली इट्स अ रिलीजिंग ऑर्डर बाय द अथॉरिटी कौन सा? एंड पुलिस ऑफिसर और अ कोर्ट। कहां से करेंगे? आपको कस्टडी ऑफ लॉ से करेंगे। कैसे करेंगे? पर्सनल बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे? क्यों? कुछ शर्तें लगा देंगे, शर्तें लगा के छोड़ देंगे, ठीक है? ये चीज। इसी के साथ साथ मैं बेलेबल ऑफेंस को क्यों स्किप कर रहा हूं अभी? क्योंकि इसके साथ साथ हमें बेल बॉन्ड और बॉन्ड पढ़ना है, क्योंकि यहां जिक्र हो चुका है पहले से। देखो बॉन्ड का और बेल बॉन्ड का जिक्र हो चुका है। पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। तो पहले बेल बॉन्ड जान लेते, बेल बॉन्ड जान लेते। क्या बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आपको पता है पहले से। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। अंडरटेकिंग है, गारंटी है। जैसे एक कोई मिस्टर ए है और मिस्टर ए किसी अपराध के या तो एक्यूज है या फिर सस्पेक्टेड पर्सन है और उन्होंने कोई ऑफेंस किया है। कोर्ट कहती है ठीक है हम आपको बेल पर रिहा कर देंगे, कुछ शर्तें लगाए, लेकिन आप क्या लाइए? 2 श्योरिटीज लाइए, तब छोड़ेंगे। तो ये मिस्टर ए के साथ शर्त लगा दी उन्होंने। क्या लगा दी? ये शर्त क्या लगाई इन्होंने? शर्त ये लगा दी मिस्टर ए के साथ कि आप क्या लाइए? 2 श्योरिटीज लाइए। श्योरिटी नंबर 1 एंड श्योरिटी नंबर 2। ये लाइए, 2 श्योरिटीज लाइए और 2 श्योरिटीज लाके क्या करिए? आप 2 श्योरिटीज लाके क्या करिए? श्योरिटीज नंबर 1 और श्योरिटीज नंबर 2। चलिए इसे समझिए। श्योरिटी नंबर 1, श्योरिटी नंबर 2, 2 श्योरिटीज लाइए और 2 श्योरिटीज लाकर उनसे इस बात की अंडरटेकिंग दिलाइए कि आप क्या करेंगे? जो शर्तें हम आपको लगा रहे हैं, जो शर्तें इंपोज की जा रही हैं, जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं आपके सामने, उन कंडीशंस को आप फॉलो करते रहेंगे। अगर इन केस आपने उन कंडीशंस को तोड़ा तो हम इस एक्यूज के जो श्योरिटी नंबर 1 और श्योरिटी नंबर 2 है, इनके खिलाफ लीगल
प्रोसीडिंग्स को लॉन्च कर देंगे, जो भी हमारी इनसे अंडरटेकिंग में बात होगी। अंडरटेकिंग आपने दे दी, यस दे दी। अब अंडरटेकिंग में जो भी बात होगी हम उस पर बात करेंगे आपसे। मान लीजिए अंडरटेकिंग में आपने ये कह रखा है कि अगर ये आदमी तारीफ नहीं करेगा तो हम इसके लिए लायबल है और हम 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट किए, तो 5-5 लाख का वसूली इनसे की जाएगी मिस्टर ए और मिस्टर बी के लिए। ये सी है, ये बी है, मान लीजिए। तो एक ही जो जमानत है बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड क्या होता है? किसी एक्यूज की जमानत कोई दूसरा आदमी ले रहा है, श्योरिटी, ठीक है ना। अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, रिलीज करने के लिए अंडरटेकिंग देंगे विद श्योरिटीज। भैया हम दे रहे हैं गारंटी कि भाई इनको छोड़ दिया जाए और ये बड़े शरीफ आदमी कहीं नहीं भागेंगे, और अगर कहीं भागते हैं तो उसकी गारंटी हमारी है, हम इनको लाके देंगे, नहीं लाके देंगे तो इसके एवज 5-5 लाख रुपए हम देंगे। इस बात पे उन्होंने बॉन्ड भर दिया, दैट इज बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? किसी एक्यूज या सस्पेक्टेड पर्सन के बिहाफ पर कोई थर्ड आदमी, कोई थर्ड पर्सन क्या दे, उनके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करे कि हाँ भाई मेरी गारंटी मैं लाकर दूंगा, दैट इज द बेल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? मींस अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज। पर्सनल बॉन्ड होगा या अंडरटेकिंग होगी। कैसे? मैं खुद ही गारंटर हूं, मैं ही एक्यूज हूं, मैंने अपराध किया, मुझे बेल चाहिए, कोर्ट कहा ठीक है आप पर्सनल बॉन्ड दे दीजिए, तो मैं ही उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। क्या लिखूंगा उसमें? अगर साहब मैं बेल की किसी भी कंडीशन को तोड़ूं तो साहब ये 50,000 रुपए मुझसे वसूल लीजिए जब मेरी प्रॉपर्टी से वसूल लीजिए, ठीक है ना। बेल बॉन्ड का मतलब क्या है? किसी सस्पेक्टेड या एक्यूज्ड पर्सन की गारंटी कोई दूसरा आदमी ले, ठीक है, वो होता है बेल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड को कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड क्या? खुद एक्यूज या सस्पेक्टेड पर्सन जिसको भी जमानत चाहिए, कोर्ट के सामने जब ऑफिसर सामने कहा मुझे जमानत दे दीजिए और मैं सब पर्सनल बॉन्ड दे दूंगा, तो वो अपनी ही जमानत खुद ले रहा है, दैट इज द पर्सनल बॉन्ड या फिर बॉन्ड, इसको बोलते हैं मींस ऑफ पर्सनल बॉन्ड, ठीक है। और अंडरटेकिंग, ये ठीक है, बात यहां पे समझ आई। तो हमने बताया, पहले आपको बेल बताया, बेल क्या होता है? बेल एक रिलीजिंग ऑर्डर है, कुछ नहीं है, एक आदेश, रिहाई का आदेश है। कहां से रिहाई? एक लॉफुल कस्टडी से रिहाई होगी आपकी। कौन देगा रिहाई? आपको या तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट, इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस ओनली। अगर इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस ओनली, ये कौन देगा? कोर्ट देगा, वहां पुलिस ऑफिसर नहीं देता, ठीक है। आपको कोर्ट ने दिया, कहां से देंगे? लॉफुल कस्टडी से आपको रिहाई की आदेश देंगे। क्यों दे रहे हैं आपको? हाँ, या तो पर्सनल बॉन्ड दो या फिर आप कोई बेल बॉन्ड जमा कराओ किसी और इंसान से, और कुछ कंडीशन पे आपको रिहा कर देंगे। हमने जाना 3 चीजें। अभी बेल पढ़ा हमने, बेल हम पढ़ चुके हैं, बेल हम पढ़ चुके हैं, बेल हम पढ़ गए। इसके बाद में हमने बेल बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड पढ़ा, बेल बॉन्ड पढ़ा, ये दोनों चीजें पढ़ी। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बेलेबल ऑफेंस। जैसे कि आपने पहले भी देखी होंगी चीजें, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस पहले भी पढ़े होंगे। देखिए हमारे पास 2 शेड्यूल है, 2 क्या है? शेड्यूल्स है, 2 शेड्यूल्स है हमारे पास, 2 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 बीएनएसएस में। पहले भी शेड्यूल्स थे, ठीक है, अभी भी शेड्यूल्स है। तो उस शेड्यूल्स में क्या है? बाइफर्केशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे और कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल होंगे, उसमें लिखा है। उस शेड्यूल में ये लिखा गया है कि कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो बेलेबल होंगे और कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो नॉन बेलेबल होंगे। वहीं से तय होता है कौन से ऑफेंस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। कुछ एक स्पेशल लॉ है जिनमें सजा के आधार पर कह सकते हैं ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल, लेकिन मोटा मोटा जनरली हम किसमें तय करते हैं? जनरली हम तय करते हैं कि भाई यहां पर ही बेलेबल ऑफेंस बना है। कैसे? देखिए, मींस ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, मैंने बताया ना 2 शेड्यूल में, तो यहां पे पहली शेड्यूल, ठीक है, कौन सी शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है? किसी को बेलेबल बताया गया है, शोन एज अ बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। किसी भी अपराध को, अपराध कौन सा होगा वो? अब हमारे पास क्या बीएनएस है ना, बीएनएस, तो ऑफेंस तो यही होंगे ना सर? यस, ऑफेंसेस यही होंगे, ऑफेंसेस यही होंगे सारी। सारे ऑफेंसेस हमारे यही होंगे, सारे ऑफेंसेस यही होंगे हमारे बीएनएस में, क्योंकि बीएनएस अब नया कानून है, ये कब का है? ये भी 2023 का है। पहले आईपीसी हुआ करता था, अब आईपीसी नहीं है, बीएनएस है। यहाँ पे जितने भी अपराध हैं जैसे मर्डर, डकैती, चोरी, स्नैचिंग वगैरह वगैरह, लूटपाट, मारपीट, ग्रीवियस हर्ट वगैरह वगैरह, जो भी ऑफेंसेस है, जिन ऑफेंसेस को बीएनएस में बताया गया है, उन्हीं ऑफेंसेस का बाइफर्केशन कहां किया गया है?